Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our first lecture on system of particle and the rotational motion. ठीक है, अब आपके पास दो टास्क हैं, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कंप्लीट करो एंड सेकंड टास्क क्या है, वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कंप्लीट करो. लॉज ऑफ मोशन के नहीं दिए अभी तक, तो वर्क एनर्जी पावर के क्या दोगे, है ना. उम्मीद ही नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स हूँ. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सब चीज़ थ्योरी है, स्टार्टिंग से सुनते जाओ. ठीक है, देखो एक सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल हैं. देयर इज अ सिस्टम, ओके, इन विच here is a particle, here is a particle, here is a particle. There are lots of many particles. Okay, ऐसा system which contains lots of many particles that call system of particle. System of particle. Okay, each particle has its own mass. Okay, has its own velocity, has its own momentum, has its own acceleration. Okay, सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होंगी, सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी होंगी. ओके, हैज़ इट्स ओन फोर्स. ओके, बट द टोटल सिस्टम, जब टोटल सिस्टम की स्टडी करेंगे हैविंग नंबर्स ऑफ मैनी पार्टिकल्स, ओके, तो हम उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल. नॉट कि हम ब्लॉक बोलेंगे. अब किसी चीज़ को भी हम ऐसा नहीं बोलने वाला कि देयर इज़ अ बॉडी, देयर इज़ अ ब्लॉक, ऐसा नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ओके, कुछ समझ नहीं है, ये केवल आध्यात्म चीज़ थी. ओके, ध्यान से सुनो एक वर्ड अब मैं जो बताने जा रहा हूँ. ठीक है, रिजिड बॉडी. ठीक है, व्हाट द नेम इज रिजिड बॉडी. व्हाट इज रिजिड बॉडी? यू सेड कि दैट इज सॉलिड, जो सॉलिड हो. ओके, इज इट अ रिजिड बॉडी? यस इट इज. Now, yes it is. Now, yes it is. सब कुछ खोल दूँ मैं. Now, it is a rigid body. Yes, it is a rigid body. This is not a rigid body. Why? Let me tell you. I can change its shape. I can change its shape. Okay? Without cut. मैं बिना कट के इसकी चेंज कर सकता हूँ शेप को. ओके, ओके. तो ये मार्कर क्या था? ये रिजिड बॉडी था नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंजर और पंजर सारे निकाल दिए. क्या मेरा हाथ रिजिड बॉडी है? नहीं, क्योंकि ये मोशन कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू देयर ऑन पार्टिकल्स, है ना. यदि कोई सिस्टम, अब ध्यान से सुनो रिजिड बॉडी की प्रॉपर डेफिनेशन. इफ देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स लाइक हियर हियर हियर, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. There are 6 particles in the body, in a body. Okay, if all particles 1 2 3 4 5 6 are relatively stationary, if all particles in the system are relatively in rest. What does it mean? It's mean that कि with respect to each other they are not moving even though they are moving. Okay, इसका मतलब ये है कि सब मूव कर रहे हैं. All are moving. It might be possible. There is a condition कि all particles are moving, but the relative motion between them is not happening. Okay, it's just like कि मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अर्थ के ऊपर खड़ा मैं, अर्थ मूविंग कर रही है सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी के साथ. आई एम मूविंग विद द अर्थ. Okay, so and earth,
there is a system of two particles and both particles are relatively stationary, then that body will called rigid body. So you can say my hand is rigid? No. Why? देखो ये अलग मोशन कर सकती है, ये अलग. इस पाम के रेस्पेक्ट में मेरी फिंगर्स कैन मूव. ओके, माई फिंगर्स कैन मूव. यदि मैं एक फिंगर को लूँ तो in this thing there are three part of my finger. Okay, I don't know what this the name of this part. Okay, इतना मेरे को नहीं पता. Okay, so both can be moved with respect to each other. Both can move among them. They can move with each other with respect to each other. Okay, they shouldn't. If they are rigid body, they shouldn't. मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ऐसे होनी चाहिए लकड़ी जैसी. टू यदि ऐसी है फिंगर, किसी की ऐसी है फिंगर कि वो कभी मुड़ती नहीं है, वो सीधी रहती है, स्ट्रेट रहती है, देन द फिंगर इज रिजिड बॉडी. देन द फिंगर इज रिजिड बॉडी. ओके, जैसे ले ये वाला पार्ट नीचे वाला. ओके, ये पूरा पूरा मूव करेगा. ओके, या जैसे मेरा ये कड़ा है, यदि कड़े की बात करूं तो कड़ा पूरा का पूरा मूव करेगा अपने आप में. तो कड़ा इज अ रिजिड बॉडी. दिस इज अ रिजिड बॉडी. ओके, रिजिड बॉडी का आप कंसेप्ट समझ गए होंगे. तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि ऑल बॉडीज आर मेड बाय लिटिल सो मैनी स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है कोई भी बॉडी. एंड इफ दीज पार्टिकल्स आर नॉट रिलेटिवली इन मोशन, they are relatively in rest, they are relatively in stationary. Okay, they are not moving to each other with each other. Okay, the relative velocity between the particles of a system is zero. ध्यान से सुन लो, यहाँ पे रिजिड का मतलब वाटर भी हो सकता है. ध्यान से सुनो, हम मतलब सोचने लगे वाटर इज नॉट अ रिजिड बॉडी. यस, water can be a rigid body if the tiny particles of the water are relatively in rest. बस यही concept ध्यान से सुन लो कि if the particles are relatively in rest then the body is rigid body. अब कोई मतलब नहीं बैठता वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, इट्स डजेंट मैटर. ये डिफरेंट स्टेट है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. क्लियर है? ओके, तो अब ध्यान से सुन लो. यदि मैंने मान लिया if I take this is V1, this is V2, this is V3, this is V4, this is V5, this is V6. तो all should be same कहती है मैंने. हाँ, same. ठीक है, all should be same by vector. Okay, if it is happening क्या बोले इसको, द बॉडी विल बी रिजिड बॉडी. आप अलग से क्या बोल सकते हो, कई सारी डेफिनेशन बना सकते हो. इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, वर्ड है बस, आर नॉट चेंजिंग their positions with respect to each other. Okay, then the body, then the system will be रिजिड बॉडी. वो क्या होगा, एक रिजिड बॉडी होगा. ओके, वो क्या होगा, एक रिजिड बॉडी होगा. इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम इज नॉट आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर. इस वर्ड का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, खुद के रेस्पेक्ट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. यहाँ पे ये याद रखना कि दे कैन मूव बट दे कैन नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर. एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकते. और इफ दे आर मूविंग दे आर नॉट रिजिड बॉडी. एंड इफ इट इज हैपनिंग द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो. ओके, देन द बॉडी इज रिजिड बॉडी.
क्लियर है? थियोरेटिकल कंसेप्ट है सारा का सारा। ओके, चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नहीं करते, मतलब अभी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आज, ठीक है, आज तो कंसेप्ट ही सीखना है। ओके, सुगड़ा तारा रंग तेरे जोड़े तेरे। आज मैंने कई दिनों बाद एड शेरान का गाना सुना। यस, ठीक है, आई फाउंड अ लव फॉर मी डार्लिंग जस्ट स्टैंड बाय मी, है ना, गाना है। जिसको नहीं पता है वो जाके सर्च करना, जिसको पता है वो गाना सुनना, बहुत मस्त गाना है। डांसिंग इन द डार्क विद यू बिटवीन माई आर्म्स, सेंटर ऑफ मास। व्हाट द हेल इज दिस, नई चीज़ आई है, ये बहुत कंसेप्ट है। इस चैप्टर में आपको आगे आने वाली फिजिक्स के कई सारे कंसेप्ट बेसिक बताए जाएंगे। यहाँ पर टिपिकल लगेंगे शुरुआत में, बट थोड़ी देर बाद स्लोली आपको आदत हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? ये सारा का सारा इमेजिनरी कंसेप्ट है, टोटल इमेजिनरी कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू यू। ध्यान से सुनो। इफ देयर इज अ सिस्टम, ठा ओके, बंद कर दिया, उसमें n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ओके, ये ऐसा है, मतलब समझ लो जैसे रेत होता है, सैंड, उसके पार्टिकल्स होते हैं वैसा। ओके, दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स बट दे आर पार्टिकल्स। आ गया। सो ऑल पार्टिकल्स हैज़ देयर मासेस, ऑल पार्टिकल्स देयर हैज़ देयर मासेस। चलो ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, लिखने में टाइम लगेगा। एन कर दिया, बीच में बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक ब्लॉक, ठीक, MN तक। ओके, व्हाट डज दिस थिंग सेड? सेंटर ऑफ मास क्या कहती है कि यहाँ पे भी रख लो इसका एक आधा मास, 5 6, किस अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास कि देर इज अ पॉइंट, देर इज अ पॉइंट, ठीक है। अब वो मे बी इन द सिस्टम और मे बी आउट द सिस्टम, दोनों जगह हो सकता है। मे बी इन द सिस्टम, मे बी इन द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। Okay, the point is maybe in the system, maybe out the system, कहीं पे भी हो सकता है, इसका मतलब नहीं है। but on which तो वीडियो में आपको एक पॉज मिला होगा, ठीक है, तो दैट वाजंट माय फॉल्ट। ओके, देयर वाज अ कॉल और अटेंड करना जरूरी था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसा चीज़ है कि एक ऐसा पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी। ओके, सो it is a imaginary point which can be in the system or out the system at anywhere, it never going to be depend कि क्या है क्या नहीं है। ओके, ये उससे चीज़ से मतलब नहीं रखता। on which it is assumed that the whole mass of the system, the whole mass, as you know the mass is a scalar quantity, but still whole mass of the system is working, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, बस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, टिपिकल बिल्कुल नहीं है, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है, द इमेजिनरी पॉइंट, जहाँ पे सारा मास
किसी भी बॉडी का वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? मतलब ये कोई बॉडी है, मैं इस किसी एक पॉइंट को ऐसा पकड़ूं, किसी एक पॉइंट को ऐसा पकड़ूं इस बॉडी के अंदर या इस बॉडी के बाहर, ठीक है, जहाँ पे मैं कह सकूँ कि इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, द होल मास इज कंसंट्रेटेड और इज टू बी वर्किंग, इट इज एज्यूम्ड, ये इमेजिनरी पॉइंट है और जहाँ पे हम एज्यूम करते हैं द होल मास इज वर्किंग, जस्ट सिंपल लाइक दिस। ओके, जैसे कि मैं रिंग इसकी बात करूँ, कड़े की बात कर लूँ, ओके, तो कड़े की बात, अब एक मैं एग्जांपल दूंगा, इसका कड़े का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे। ओके, यदि मैं इस पॉइंट पे कुछ भी ऐसा सिस्टम बना के इसको बांध के इस पॉइंट से इसको पकड़ूं तो मैं टोटल मास फील कर सकता हूँ इसका, यहाँ से मैं फील नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ से मैं टोटल मास फील नहीं कर सकता। इसके सेंटर से यदि इसको उठाऊं, ब्रिंग करूं, तो आई कैन फील इट्स टोटल मास। ओके, आई कैन फील इट्स टोटल मास। और देखो दिस पॉइंट जो इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज नॉट इनसाइड द सिस्टम, वो इनसाइड में नहीं है, बाहर है। सिस्टम ये है, ये बाउंड्री उसके अंदर है, अंदर नहीं है, इसके बाहर है, बॉडी के बाहर है। ओके, और यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर होगा। ये सिलेंडर है, मार्कर इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी h/2 और r/2 पे होता है। अभी हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, ये पॉइंट जो इसकी रेडियस मतलब r पे, ओके, और इसकी हाइट h/2 पे। तो ये इज फॉर द सिलेंडर, इट इज इनसाइड दिस। फॉर द सॉलिड सिलेंडर के लिए वो इनसाइड होगा, ओके। और सर्किल के लिए आपने देखा भी, सर्किल के लिए ऑन द सेंटर। तो ये है सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। एंड नाउ लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ए सेंटर मास ऑफ अ बॉडी। हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर मास, इसको उतार दिया, चलिए, ओके, लेट्स सी। कंसीडर करते हैं कुछ चीज़ें को, जैसे let us consider n numbers of particles of masses। कुछ मास ले लेते हैं, m1 m2 m3 डॉट कई सारा मास, ओके, mn, ओके, ठीक है, एंड देयर पोजीशंस। आप पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके होंगे, देयर पोजीशन ले लेते हैं पूरा सिस्टम में, x1, अच्छा पोजीशन में बोल रहा हूँ तो x1 लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है, i1 लेने की, ठीक है, i कैप, x1 y1 z1 x2 y2 z2 डॉट xn yn zn, ठीक है। ऐसे मैंने कई सारे सिस्टम ले लिया, कई सारे मास ले लिए, सिस्टम तो एक ही है, कई सारे मास लिए और उनके कोऑर्डिनेट है, पोजीशन से x1 y1 z1, ओके। नाउ इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x, यू नो एवरीथिंग, ओके। यहाँ पे कोई सिस्टम है, ये मास m1 x1 y1 z1, यहाँ पे मास m2 x2 y2 z2, ओके। यहाँ पे कोई mn डाल देता हूँ मैं, mn, दैट इज xn yn zn, you know everything that what is xn, xn is the position of x, position of the mass mn on x-axis, okay, yn is the position of mass mn on y-axis, and as well as zn is the position of particle mn at z-axis, okay। ये पूरा सिस्टम होगा, इधर इधर इधर, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो उसका y पे, उसका x पे और उसका z पे, ठीक है, तीनों पे जो पोजीशन है, ओके, उसके हिसाब से पूरा सिस्टम है। और ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं कि इसका टोटल मास वर्क कर रहा है, सिस्टम का टोटल मास वर्क कर रहा है, जो भी सिस्टम है उसका टोटल मास m है और उसका कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो आ रहा है x,
y और z. x, y, z are the coordinates of the total system of mass m. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं these particles are the part of a system of particles of mass capital M, okay, and the position of center of mass is x, y, z. x, y, z. Now just remember one thing कि ये सारी चीज़ें हमने एज्यूम की हैं, ठीक है, इनमें से कई सारी चीज़ें गिवन होंगी हमें क्वेश्चंस में, कई सारी चीज़ें हमें खुद निकालनी होंगी. क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है. नाउ मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में उसका कोई भी डेरिवेशन डिस्कस नहीं है, कहीं तक भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला, केवल सीधा सीधा आपको फॉर्मूला रटना है. देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल होगी, याद रखो, मास m1 इंटू उसकी पोजीशन x एक्सिस पे x1, मास m2 इंटू उसकी पोजीशन ऑन x2, डॉट 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 जितने भी होंगे बीच में उसको प्लस ही करते जाना है. ओके, xn yn अपॉन m1 m2 जितने भी मास है सबको ऐड कर दो, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है टोटल मास m की इक्वल होगी. ऑब्वियस सी बात है ना, m की वैल्यू क्या है, इन पार्टिकल से ही तो मिलकर सिस्टम बना है, इन n पार्टिकल से ही तो मिलकर सिस्टम बना है. तो जो टोटल मास कैपिटल M है वो क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, हाँ या ना, इज इट, यस इट इज, यस इट इज. तो द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn दैट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल M. क्लियर है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द position of center mass. This will be the value of the position of the center mass on x-axis, only on the x-axis, nowhere else. अब y और z में भी निकालनी है, y और z में भी निकालनी है, तो ऊपर का उतार लो, मैं ऊपर का मिटा लूँ. इसको मैं और टिपिकल भी कर सकता था, ये सबसे इजी वे है जिसमें आपको समझा रहा हूँ. इसमें मैं पोजीशन वेक्टर भी ला सकता था, मैं लाया नहीं. मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ पोजीशन वेक्टर देख के, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, कैपिटल M. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन y एक्सिस, द वैल्यू ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑन y एक्सिस. कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, और द z. ओके, नाउ z क्या होगा, सेम, याद करना है क्या कुछ नहीं. राधे राधे बोलो जब आएंगे बिहारी, लो भाई आ गए. These are three formulas, three basic formulas for the positions, okay, on x-axis, y-axis and z-axis. Now I am going to merge them all. तो मैं आप सबको मिटा दे रहा हूँ अब और सबको मर्ज करूँगा. ओके, ठीक है. So as I find the positions on x, y and z axis, so let's try to find the position vector. What is the position vector? Simply x axis पे into i cap, y axis पे into j cap
और z एक्सिस पे इंटू k कैप. दिस इज द पोजिशन. इज इट इज द पोजिशन ना. सो नाउ लेट्स फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मैं उसको कैपिटल P वेक्टर CM से रिप्रेजेंट करता हूँ. वो कितनी होगी? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. And you know all the values of x, y, z. Yes it is. चलिए x की वैल्यू फाइंड लिखिए. m1 x1 m2 x2 ओके mn xn. मैंने इसीलिए मिटाया था क्योंकि मेरे को लंबा लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ओके एक काम करें, सब में i कैप की मल्टीप्लिकेशन कर दें. i कैप तो ऑब्वियस ही बात है ना, सब में जाएगा. एक स्टेप कम हो जाएगा, फ़ायदा आप ही का है. ठीक है, मेरा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा और मैं तो और खुश हो जाऊंगा. ठीक है, m1 y1 j कैप m2 y2 j कैप mn yn j कैप प्लस यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखूंगा, जगह कम है, k कैप डॉट 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 mn zn k कैप. ओके, तीनों में एलसीएम नीचे सेम ही चीज़ थी. क्या थी भाई? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn डेट इज इक्वल टू कैपिटल M. मैं कैपिटल M लिख दूँ सीधा. ओके नाउ देखो, x1 i कैप, ओके y1 j कैप z1 k कैप. m1 तीनों में है, कॉमन कर लो m1 को. इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ओके जस्ट लाइक दिस सिंपली वे. m2 में देखो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ओके पहले मैं इसको लिख लूँ, फिर mn xn i कैप yn j कैप zn k कैप. ठीक है, देख पा रहे हो? डिवीजन में कैपिटल M. क्लियर है? बहुत बढ़िया. लुक एट हियर व्हाट इट इज. x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप. इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल m1, है ना. पार्टिकल फर्स्ट की पोजीशन है, ये पोजीशन वेक्टर है. हाँ या ना? देखो है या नहीं? सो आई कैन राइट इट एज, इसको कैपिटल P1 से रिप्रेजेंट करते हैं. मैं उसका हमारे को एक कारण है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि स्मॉल p से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को. ओके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम को. इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, m2 p2 वेक्टर या डॉट 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 mn pn वेक्टर. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास किसका पोजीशन वेक्टर है? ये सेंटर ऑफ मास का. किसका? सेंटर ऑफ मास का. ओके देखो, इतनी लंबी लाइनें लिखने के बाद इतना तो आया है ना. अभी और भी छोटा होगा. क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ लें, देख लो. चलिए आज फॉर्मुलेशन का सोच रहा हूँ मैं. फॉर्मुलेशन करा दूँ आपको इस चैप्टर का. बेसिक फॉर्मूला सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फॉर्मुलेशन आज ख़त्म कर दूँगा मैं. ओके है तो वैसे तो है अभी बहुत कुछ इसमें बताने को. हटा दूँ इसको? हटा दूँ? चलिए, इतनी मेहनत से लिखा था सर, सब मिटा दिया, सब भैया के खेत में गया. ठीक है जाने दो. आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, बस मुझे इसी बात का गुस्सा है. आप लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई. जय माँ काल बोलूँ तो पढ़ोगे क्या? लाइक ठोक दो. 5000 लाइक के लिए वो खड़ा हुआ है. चलिए हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे पोजीशन की. ओके हमने फाइंड कर लिया है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर दैट कम्स इक्वल टू m1 p1 वेक्टर
m2 p2 vector dot 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 mn pn vector divided by कैपिटल। ओके, नाउ अब ट्राई करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। मोशन ऑफ CM डजेंट मीन कि इट इज चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, इट इज सेंटर ऑफ मास। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास। ओके, ठीक है। तो अब देखो मोशन ऑफ CM, ठीक है, अपन लोग इस पर देखेंगे। मोशन ऑफ CM, मोशन का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन पोजीशन, सॉरी। ओके, व्हाट इज द मोशन? मोशन इज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज आना। मैं यहाँ पे खड़ा था थोड़ी देर पहले, अब यहाँ पे आ गया, तो वाई बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, है ना। एंड दिस इज द चेंज इन पोजीशन, इट्स कॉल्ड मोशन। Motion is nothing but change in position. So if you want to find the value, find the motion of CM, you just have to find the change in position. Okay. The change in position of center of mass. मैं आपको सिंपल वे में कराना चाह रहा हूँ। मैं डिफ्रेंशिएशन भी कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मैं अभी सिंपल वे में करा रहा हूँ। द चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? मास नेवर गोइंग टू बी चेंज ऑफ पार्टिकल। What will be changed? The position. The position of a particle can be changed. Yes, it is. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, क्लियर है? तो डेल्टा PCM that will come equal to m1 p1 vector, m2 p2 vector, mn pn vector divided by capital. Okay. This will be the change in position. Okay, चलिए, divided it this equation with time. Okay, तो सीधी सी बात है ना भाई, पोजीशन में चेंज आया तो टाइम भी तो लिया होगा ना चेंज आने में, हाँ या ना। सो लेट्स सी द टाइम इज डेल्टा t. ओके, look at here, what will be this change in position upon time? What is change in position upon time? That is velocity प्रभु, velocity. Change in position upon time with respect to time. हालांकि इसको मुझे आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिखाना चाहिए, लेकिन ठीक है चलेगा अभी, क्योंकि यू डोंट नो राइट नाउ द डिफरेंशिएशन थिंग। ओके, एंड इफ़ यू डू कमेंट में कि सर हम जानते हैं, बच्चे मत समझो, हम बहुत बड़े आदमी हैं। ओके, सब ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, तो आप करा सकते हो। तो आई विल डू। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम को सबके अलग अलग डिवीज़न में ले जा रहा हूँ। आई कैन डू इट भाई, मैं कर सकता हूँ ये काम। ओके, इसको करने के लिए मैथ्स अलाउ करती है मुझको, सो आई कैन डू दिस थिंग। ला 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 ला। देखो जरा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, CM लगा दो, CM ठोकते जाओ। व्हाट इज दिस? चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है, यस इट इज, बहुत बढ़िया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द velocity of second particle similarly, and this is the velocity of nth particle similarly divided by m. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay, सिंपल था, इजी था, मार्कर गिर गया मेरा। इट वॉज ईजी, उतार लो फटाफट, उतार लिया। मज़ेदार थी ये चीज़, वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका इजी था, कुछ नहीं किया मैंने। व्हाट आई डिड कि मैंने जस्ट पहले तो चेंज निकाला। तो चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा लगा के यार, चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा लगा के। अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूँ, ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत लंबी लाइन जाएगी। उससे बेटर है डेल्टा लगाओ समय, किसी का भी कैसा भी हो। ओके ओके, क्लियर है? ओके, उसको डिवाइड कर दिया मैंने किससे? टाइम से। मैंने टाइम को अलग अलग
डिवीज़न में रह गया, अलग अलग P1 P2 P3 थे। ओके, सबकी पोजीशन में तो अलग अलग चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं ऐसे गया, ठीक है, ये देखो 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 क्या चेंज आया, अलग अलग। मेरे हाथ अलग अलग चले, है ना, मेरा आगे पीछे खड़ा हो गया, थोड़ा सा चश्मा भी आगे हो गया होगा, पीछे हो गया होगा, बाल भी इधर उधर से हो गए होंगे हल्के फुल्के, है ना। तो सबकी पोजीशंस में अलग अलग चेंज आया, लेकिन ऑन एन एवरेज लें तो चेंज कितना आया, सॉरी डेल्टा पी। ओके, वो चेंज किस में था, सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास इसलिए नेसेसरी था, ओके, क्योंकि हमारी जो स्टडी है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जो पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, वहाँ पे जो न्यूटन ने लिया था ना, जो न्यूटन ने फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस के लिए है ये आपके उसके लिए नहीं है, बहुत बड़ा मास है उसके लिए नहीं एप्लीकेबल है, उसके लिए तब एप्लीकेबल है जब आप उसको पॉइंट मास मान लो, ठीक है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज बॉडीज until or unless you imagine that they are point mass, ठीक है, there are something like center of mass, ओके। यदि आप इस कंसेप्ट को, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को नहीं मानोगे ना, तो ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो पाएगा आपका, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो पाएगा, और आपके जो भी पीछे पड़े लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, वे भी फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो पाएंगे। ओके, क्लियर है, हटा दूँ, चलिए। दिल्ली दिल्ली मेरा जूता है जापानी, एक हथलून इंग्लिस्तानी, जरा सा देखो एक चीज तुम। हमने निकाला अभी फॉर्मूला, वी फाइंड द फॉर्मूला दिस CM दैट इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर, Mn Vn वेक्टर, ओके, कैपिटल M। ओके, क्लियर है, ओके। इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं, ओके। दिस विल कम इक्वल टू MCM, ओके। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। खोया खोया चांद, ये क्या है भैया बता, मास इंटू वेलोसिटी। क्या ये मोमेंटम है क्या? इज इट? यस, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल p, okay, it is the momentum of first particle, this is momentum of second particle, or this is the momentum of nth particle, okay। this represents कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि सबका मोमेंटम को वेक्टर एडिशन कर दें, ये क्या है, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल मोमेंटम है ना, ऑल पार्टिकल्स मोमेंटम, एंड दैट विल कम इक्वल टू सेंटर मास मोमेंटम, सो इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इसको उतार लो, ये काम आएगी आपके कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। हालांकि मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ा है वो सब काम आने वाला है, अभी कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सबके बेस पे, लेकिन आज नहीं करने वाले। आज हम केवल सारा इसका कंसेप्ट खत्म कर देते हैं सेंटर ऑफ मास का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, और डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन है रोटेशनल मोशन जो है आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए सेंटर ऑफ मास को अच्छे से पढ़ लो, कई कन्फ्यूजन चीज़ें यहीं से दूर हो जाएंगी आपकी, ओके। नाउ फिर से आ जाओ उस पे, VCM दैट इज इक्वल टू MV1 वेक्टर, MV2 वेक्टर, MnVn वेक्टर divided by capital M, okay। Let's again find the change in velocity. If there is an acceleration, there is the acceleration in the body, then there should be a change in velocity, change in velocity, change in velocity, change in velocity,
change in velocity. Okay, let's divided it with time. Divided it with time. What is this change in velocity with respect to time? What is this change in velocity with respect to time? That comes acceleration. That will come acceleration. This is the basic definition, change in velocity upon time. Okay, अलग अलग डिवीजन में करो, सेम कंसेप्ट. अब तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है. ओए सर, हम समझते हैं, हम आपकी समस्याएं समझते हैं, इसीलिए हम लाए हैं प्रांशु वर्मा सर को, ताकि वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करके फिजिक्स को टिपिकल ना बनने दे, इसको आसान बना दे, है ना? ऐसा ही है क्या? आसान हो रही है क्या फिजिक्स? नहीं, फिजिक्स कभी भी आसान नहीं बन सकती. ये न्यूटन का फोर्थ लॉ था जो उसने डिस्कस नहीं करा कभी किसी से. v1 अपॉन v2, दिस शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. यस, ओके, दिस शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. ओके, हर पार्टिकल का अपना अपना एक्सेलरेशन होगा. m1 a1, m2 a2, mn an, और दैट विल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल M. हाँ, कैपिटल M वहाँ भेज दो. m a वेक्टर, m a1 वेक्टर, m a2 वेक्टर, सब इमेजिनेशन है जो चल रहा है इस समय. ओके, लेकिन ये इमेजिनेशन ना होती, ओके, तो जो आज आपके सामने चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें भी ना होती. बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्हीं पे डिपेंडेंट है. दिस व्हाट इज़ द थिंग, और दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, ओके, क्लियर है? व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ. इफ द मास इज नॉट चेंजिंग, द न्यूटन सेकंड लॉ सेज कि नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए. यदि इफ मास इज नॉट चेंजिंग, नहीं तो वो बोलेगा, ओवरऑल बोलेगा वो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज द नेट फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी. तो यदि हम मास को कांस्टेंट बोलें तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास. ओके, या इसको बोलने हम फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास. नाउ लुक एट हियर, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, फोर्स ऑन nth पार्टिकल. सारी चीजों को फॉलो करता हुआ चल रहा है सेंटर ऑफ मास का सिस्टम. सारा सेंटर ऑफ मास का जो सिस्टम है वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है. हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो किया. ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता हुआ दिख रहा है. यदि फोर्स का एडिशन वेक्टर एडिशन के इक्वल है तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई हो सकती है, हम करा देंगे. ठीक है, सो ये क्या है? ये सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है जो बता रहा है आपको कि जो नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास पे जितना फोर्स लगाओगे आप, वो सारे पार्टिकल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नॉट इक्वली बट ऑल पार्टिकल्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. हर पार्टिकल पे अपना अपना फोर्स होगा, ऑब्वियस बात है. ठीक है, यदि गैसेस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द गैसेस, देयर आर मॉलिक्यूल्स, सेवरल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज विद डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज. क्लियर है? ओके, अब हर पार्टिकल का यहाँ पे रिजिड बॉडी का कंसेप्ट नहीं है कि सेंटर मास होने के लिए रिजिड बॉडी होना जरूरी है. इट डजेंट मैटर, वो होता है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग कि जो ईच मॉलिक्यूल है उसका अलग अलग वेलोसिटी है, और मे भी चेंजेस आ रहे होंगे उनके वेलोसिटीज़ में आएंगे, क्योंकि कोलिजन होते हैं, कोलिजन के थ्रू चेंजेस होते हैं. सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग, दैट्स व्हाई देयर विल बी एक्सेलरेशन. There will be acceleration, and there will be acceleration, so there will be a force. But all the vector sum of the all forces on working on each molecule, उनका वेक्टर सम हमने जब निकाला तो we find that कि the vector sum of all forces was equal to the force acting on imaginary point, that is center mass. Okay, हमने ये पाया कि सबका वेक्टर सम हमने इक्वल मिल रहा है. किसके इक्वल मिल रहा है? सेंटर ऑफ मास, इमेजिनरी पॉइंट जो है उस पे लग रहे फोर्स के.
अब वो भी ऑब्वियसली बात है, दिस इज इमेजिनरी फोर्स, दिस इज अ इमेजिनरी मोमेंटम, ओके सॉरी ये इमेजिनरी मोमेंटम है क्योंकि पॉइंट ही इमेजिनरी है, वहाँ पे कुछ है नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ओके इससे हमें मतलब नहीं है, बट हमने ये कंसेप्ट बनाया। इसीलिए यदि हम ऐसा कुछ अप्लाई कर सकते हैं तो वी कंसिडर कि ऑल बॉडीज हैज़ देयर मास कंसंट्रेटेड ऑन ए पॉइंट, ऑन ए इमेजिनरी पॉइंट, एन इमेजिनरी पॉइंट, ओके hypothetical point, okay, on which the total mass of a body is assumed to be working, it seems to be working, okay. The point can be outside or inside the body, the point can be outside or inside the body, it doesn't matter कि the position should be inside the body, it may be outside the body, but the total mass working on that point. I gave you the example of my kada, okay, or so many things are there, जिनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में इसके होने वाले हैं, ओके। और कई सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जैसे याद रखना जो होमोजीनियस बॉडीज होती है ना, होमोजीनियस बॉडी जैसे सर्किल, स्फीयर, स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, ट्रायंगल, इनका जो सेंट्रोइड या सेंटर होता है ना, इनका जो सेंट्रोइड, जैसे ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रोइड होगा है ना, या कॉन है तो उसका सेंट्रोइड होगा, ओके। और जैसे स्क्वायर है तो उसका सेंटर होगा, रेक्टेंगुलर है उसका सेंट्रोइड होगा, ओके। क्यूब है, क्यूबॉइडल है, ओके है ना, और सर्किल है, स्फीयर है, इनके जो सेंटर्स हैं, द सेंटर ऑफ दीज होमोजीनियस बॉडीज आर द सेंटर ऑफ द मास ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है, इफ द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ़ द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस चैप्टर में आप बहुत सारे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करा सकता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पे, और कराऊंगा भी, टेंशन न लो, बहुत सारे कराऊंगा। फिलहाल के लिए रोकते हैं यहाँ पे ही आज के लिए, और लेक्चर बहुत अच्छा बना है आज का, ठीक है, और ठीक है मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।